हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का वापस से स्वागत है जीएनए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ और कुछ उन चीज़ों के साथ जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। और आज जैसे कि आप सबको मैंने वादा किया था और वो वादा मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। और तुम्हें पता है कि भाई जो वादा करता है, फिडेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिडेलिटी नहीं निभाऊंगा, अगर मैं एथिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे एथिक्स को। मैंने आपसे कहा था कि अगर 500 कमेंट हो गए तो मैं कल क्लास लेने आऊंगा। जब भी क्लास लूंगा और तुमने रात में कर दिए तो सुबह मुझे क्लास लगानी पड़ी। तुम देख रहे हो, मतलब तुम कितने लालची हो गए। तुमने 1 मिनट के अंदर नहीं सोचा कि हाँ चलो फटाफट खींच देते हैं, फिर पता नहीं आगे क्लास ले ना ले, उससे पहले तुमने बकर खींच दिया। ऐसे ही तुम पढ़ने में मेहनत करो तो बात ही कुछ और है ना। फिर आप वेरी गुड। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप सब लोगों की इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति करना मेरा काम है। वैसे मैं इतना फ्रीक्वेंट बहुत रेयर आता हूँ, इतना फ्रीक्वेंट में नॉट सेट की डेट आने के बाद भी नहीं आता, पर तुमने बुला लिया, तुमने बुला लिया मतलब तुमने बुला लिया मतलब मैं आ गया। तो अब मैं वापस से आया हूँ तो कुछ पढ़ा के जाऊंगा मैं आपको। तो बहुत बहुत सब लोगों का स्वागत है। एंड वन एंड ओनली द मोस्ट ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म ऑफ द नर्सिंग एरा एंड द मोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट फॉर ऑल द एग्जाम एंड दैट इज ऑलवेज सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट। यहाँ वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है, इसलिए सक्सेस सबसे ज्यादा जीएनए के नाम रहती है। हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो बहुत बढ़िया, हम लॉयल हैं आपके लिए, तो हम भी लॉयल ही हैं आपके लिए, दोनों लॉयल है, देख रहे हो तुम। तो गुड इवनिंग कुछ बच्चों के नाम मैं ले लेता हूँ, जिनके मैं नाम ले पाऊँ अच्छी बात है, नहीं ले पाऊँ तो उनको भी मेरी गुड इवनिंग रहती है। सुंदर है, किचुमन है, सुबर्द है, दिव्यांशी है, शालिनी है, पूजा, हेमंत, नीरज, नरेंद्र, सविता, चूहे वाला, आईसीयू वाला, आईसीयू वाले भैया, आईसीयू वाले भैया, कैसे खतरनाक नाम रखते हैं तुम लोग भैया। मयंक, दीपल, दीपक, सभी पटेल, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। आपकी मेहरबानी। यूट्यूब पे लाइव लाइव आए नहीं है, लाइव आए हैं पकड़ के। तुम लोग लाइव पकड़ के, मेरे को मैं इतना जल्दी थोड़ी आता हूँ। तुम पकड़ के लाइव इस बार लाइव से आप हो। मैं तो मजबूरी में आया हूँ, मैं आया हूँ मजबूरी, समझ रहे हो, मतलब कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं सोचता हूँ कि चलो भाई इन्होंने बुलाया है, अब मैं अपनी बात से तो नहीं मुकर सकता ना। तो एक बार भाई ने जो कमिटमेंट कर दिया फिर वो अपनी भी नहीं सुनता। ऐसे क्या हो गया, ये हैंग है क्या? हम्म, हाँ तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। अब हम जो हमारा लास्ट क्लास में थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी एथिकल, इसे क्या हो गया, एथिकल, यार ये क्या बीमारी, एक मिनट रुकना, इसको भी समझ अभी होना था। हेलो, तो आप सब लोग वापस से, तो जो शायद समस्या थी वो सॉल्व हो गई होगी। तो उन्हीं समस्याओं के बाद अब मैं नई चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे बाकी का पार्ट। किसका पार्ट बच्चे? जो भी एथिकल एंड लीगल इशू थे उसका कुछ पार्ट बाकी था, और वो पार्ट बाकी है, उसके हम रिमेनिंग पार्ट को लेके आए हैं। एथिकल एंड लीगल इशू, तो हम अभी कौन सा वाला पढ़ रहे थे? लीगल वाला पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था, कल हम जो पढ़ के गए थे, आपको समझ में आ रही चीज़ें? कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? ओके बच्चे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे, तीसरे नंबर पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। क्या नाम बच्चे? फॉल्स इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट। फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मिलता जुलता रूप होता है रिस्ट्रेंट, नाम सुना होगा आपने। एक होता है रिस्ट्रेंट और एक होता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। अगर आप किसी भी पेशेंट के मूवमेंट को विदहेल्ड करो, रेस्ट्रिक्टेड करो, इन दोनों के अंदर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, आप समझिए, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है पेशेंट का। फर्क क्या है सर? रिस्ट्रेंट जो होता है वो होता है आफ्टर द लीगल
ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन के साथ होता है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपने उसकी मूवमेंट को कम किए हैं तो इसे हम रिस्ट्रेन कहते हैं। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप अपनी मर्जी से पेशेंट को अपनी सुविधा के अनुसार उसके मूवमेंट को कम कर दो, बहान दो, कमरे में बंद कर दो, कुछ भी कर दो, बिना परमिशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? फॉल्स इंपेरिजमेंट कहते हैं। और अगर परमिशन के साथ कर रहे हैं तो उसको रिस्ट्रेन कहते हैं। फर्क कितना है इसमें? फर्क इसमें इतना है कि बच्चे एक जो है वो परमिशन के साथ हो रहा है और एक जो है वो बिना परमिशन के हो रहा है। दोनों में चीजें हैं, आप समझिए। दोनों के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड करना होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है बेटा कि एक में परमिशन ली जाती है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, और एक में प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। क्लियर है? तो प्रिस्क्रिप्शन किसमें नहीं होता? आंसर है फॉल्स रिप्रीमेंट में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया जाता। आपने कहा सर एक बात बताइए, क्या क्या जरूरी है अगर आप किसी को फॉल्स रिप्रीमेंट कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? पहली चीज, इसके लिए आपने जो उसको बांधा है वो इंटेंशनली आपने बांधा है, उसको जानबूझकर आपने उसके मूवमेंट को कम कर दिया, इंटेंशनली ऐसा किया है, तो आपने इंटेंशनली पेशेंट को रेस्ट्रिक्टेड किया है बिना परमिशन के, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स इंप्रिजमेंट। याद रखना, नॉट ए एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। गलती से ना हो कि कमरे में बंद कर दिया और पता पड़ा कि पेशेंट तो अंदर ही है, उसे फॉल्स इंप्रिजमेंट नहीं कहते। आप अगर जानबूझ के किसी को एक जगह लिमिटेड कर देते हो, उसके रेस्ट्रिक्शन को अवरोध कर देते हो, और आपको पता है कि आप ऐसा कर रहे हो और आपने जानबूझ के कर दिया, तो उसे फॉल्स इंप्रिजमेंट कहेंगे, और गलती से हो गया तो उसको फॉल्स इंप्रिजमेंट नहीं कहेंगे। क्या अंतर समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, और बताइए और क्या शर्त है सर इसकी? ये क्या बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूं इसके कैरेक्टर किसे कहते हैं, मतलब कि फॉल्स रिप्रेजमेंट किसे कहा जाएगा, इंप्रिजमेंट किसे कहा जाएगा। अगला है नो लीगल अथॉरिटी। कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं ली गई, ना किसी से परमिशन ली गई और ना किसी से पूछा गया, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन था, फिर भी आपने उसको बंद कमरे में बंद कैद कर रखा है और या उसके हाथ पैर को बांध रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स इंप्रिजमेंट कहते हैं। इसका मतलब ना तो कोई ऑर्डर है, नो ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर नहीं किया। नॉट इमरजेंसी, चलो मान लो ऑर्डर नहीं है, इमरजेंसी थी सर, इमरजेंसी भी नहीं थी और ऑर्डर भी नहीं किया गया, और पेशेंट मना कर रहा है कि मैं कंपिटेंट हूं, मुझे जरूरत नहीं है, पेशेंट कंपिटेंट है, फिर भी आप उसे बांध के रख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, इसे कहेंगे फॉल्स रिप्रेजमेंट। क्या कहेंगे? फॉल्स रीइंप्रिजमेंट। समझ आ रहा है ना? आपने कहा सर कुछ एग्जांपल बताएंगे आप? एग्जांपल मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। लॉकिंग ए पेशेंट, आपने पेशेंट को लॉकिंग ए पेशेंट इन ए रूम, एक रूम में आपने पेशेंट को लॉक कर दिया। क्यों लॉक कर दिया? वो यहां वहां घूम रहा था और वो सबसे पूछता फिर रहा था कि आप कहां से हैं, कि हम तो हैं बहुत दूर से आए। कहां से आए हैं? कि हम आए हैं यूपी से। और आप कहां से? हम यहीं के हैं, हम यहीं रहते हैं, हमारा तो क्या हर दूसरे दिन आया जाना लगा रहता है। तो पेशेंट जगह जगह जाकर, सब जगह जाकर अपनी जानकारी ले रहा है। आपने देखा होगा कोई क्रॉनिक पेशेंट होता है कैंसर का, और कैंसर के वार्ड में जाता है तो वहां वो सबसे घुल मिल जाता है एकदम। आप कहां से आए? अच्छा, आपकी कितनी कीमो हो चुकी है? मेरी तो बहुत सारी हो चुकी है, मेरा तो हर महीने का आना जाना लगा ही रहता है, उठना बैठना है मेरे बड़े लोगों में। तो वो जब जाके सबको परेशान कर रहा है, नर्स कह रही है कि ये मान नहीं रहा बुड्ढा, पूरे वार्ड में आके घूम रहा है। तो मैंने कहा बाबा इधर आओ, बाबा इधर आओ, बाबा इधर आओ, बाबा रूम में देखना कौन है, और बाबा रूम में घर बंद कर दिया कि बाबा को अंदर रहने दो। ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आपको हाँ नीरज नाम, अगर आपको सुबह और शाम के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है तो बेटा आप मेरे यहाँ बताइएगा। मेरे यहाँ मतलब बच्चों के मॉर्निंग बैच होना चाहिए। मॉर्निंग बैच का सिलेक्शन रेशो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, इवनिंग बैच से कम होता है। बच्चों को मॉर्निंग बैच पसंद आता है और मुझे इवनिंग बैच पसंद आता है। इवनिंग बैच का सक्सेस रेट क्यों ज्यादा है, मैं लॉजिकली बात कर लेता हूं। अगर आपका मॉर्निंग बैच होता है तो सुबह 6 बजे उठना होता है, नहा धो के 7:30 तक आपको कोचिंग आना पड़ता है, 2 बजे क्लास छूटती है, 2:30 बजे तक रूम पे पहुंचते हो, खा पी के सो जाते हो, 4-5 बजे उठते हो, शाम को 1 घंटे पढ़ते हो, चाय का टाइम हो जाता है, चाय का टाइम हो गया, घंटे पढ़ते हो, खाने का टाइम होता है, खाना खा के सो जाते हो, 2 घंटे पढ़ाई करी पूरे दिन में। इवनिंग का मैं बता देता हूँ फायदा क्या होता है। इवनिंग का फायदा ये होता है कि आपको रात को जल्दी सोने का प्रेशर नहीं है कि सुबह उठना है। आप रात को 2 बजे तक पढ़ो तो सुबह 7 बजे उठ जाओ आराम से, 7 बजे उठ के चाय पी के पढ़ने बैठो, 1 बजे तक पढ़ाई करो, 1 बजे तक नहा दो, खाना खाओ, 2 बजे कोचिंग जाओ, पूरा दिन यूज होता है। तो बेटा इन सूरजमुखी मत बनो। पढ़ने वाला है ना, ये नहीं देखता कि सुबह है कि शाम है कि रात है। और अगर मॉर्निंग से पढ़ने वाले से सिलेक्शन होते हैं तो सब मॉर्निंग ही पढ़ रहे हैं, देखते हैं कितने सिलेक्शन होते हैं। ठीक है बच्चे, तो जो मिल रहा है, मेरा मॉर्निंग बैच नहीं है, आपको इवनिंग है, आपको आ जाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जब मॉर्निंग आएगा 2-3 1.5 साल महीने बाद तब आप उसमें आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, बात वो कहते हैं ना, बच्चों को मॉर्निंग चाहिए, मुझसे सुबह 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 तुम्हारी आधी क्लास बंक होती है, सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। मॉर्निंग के अपने फायदे हैं, इवनिंग के अपने फायदे। आप ये नहीं कह सकते इवनिंग खराब है, इवनिंग के बैड एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो तो मॉर्निंग के साथ भी है। चलो आगे। चलो, तो आपने कहा ठीक है सर, तो अगर यहाँ वहां घूम रहे थे, बाबा जी को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, तो बाबा जी को हमने क्या कर दिया? फॉल्स रिप्रेजमेंट, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के बोले। क्लियर है?
और बताओ सर, और क्या एग्जांपल है? रिस्ट्रेन कर दिया मैंने कहा, तो सर रिस्ट्रेन तो नॉर्मल होता है। रिस्ट्रेन विदाउट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन, बिना उसके प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको रिस्ट्रेन कर दो, दैट इज फॉल्स रिप्रेजेंट। एग्जांपल पूछेगा, समझिए। पेशेंट नॉर्मल था, कंपिटेंट पेशेंट था। कंपिटेंट पेशेंट है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, उसकी साइड रेल्स तुमने उठा दी। अरे भाई मत उठाओ, वो थोड़ी भग रहा है यहाँ से वहाँ, उसकी जो साइड रेल्स हैं वो आपने रेज कर रखी हैं, और वो रेज कर रखी हैं बिना मतलब के, जबकि पेशेंट कंपिटेंट है, कोई सीजन नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल फिर सकता है, फिर भी तुमने साइड रेल को ऊंचा कर दिया। 5 स्टार पॉइंट ये है एग्जाम्पल, इनसे बनते हैं एग्जाम्पल। नर्स ने पेशेंट को बोला बाहर मत जाना जब तक इलाज नहीं हो जाए, निकलना मत वार्ड से जब तक इलाज ना हो, वार्ड छोड़ना मत तब तक इलाज पूरा ना हो जाए, ऐसा बोलना फॉल्स रिप्रेजेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो आपने टेलिंग पेशेंट क्या बताया पेशेंट को? कैन नॉट लीव, आप छोड़ नहीं सकते। कैन नॉट लीव वार्ड, आप वार्ड छोड़ नहीं सकते अंटिल ट्रीटमेंट इज डन, जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता। ऐसा बोलना भी गलत माना जाता है, लीगली मन गलत मानते हैं इसको, क्योंकि आपने पेशेंट को जानबूझ के एक जगह बांध के हाथ पे नहीं बांधे, मुंह से बांध दिया, उठ मत जाना, तू उठ गया ना तो ध्यान रख, बाहर जब तक नहीं जाएगा ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब तो प्रॉब्लम आ गई। आपने कैसे, और बताओ, आपने बांधा नहीं, आपने एग्जिट गेट को, जो एग्जिट थे उन्हें ब्लॉक कर दिया। एग्जिट को ब्लॉक करना फॉल्स रिप्रेजेंट कहलाता है। एग्जिट को ब्लॉक करना क्या कहलाता है? फॉल्स रिप्रेजेंट कहलाता है। अब एक ये क्वेश्चन बताओ 5 स्टार, इसका आंसर दोगे तो मुझे लगेगा कि समझ में आया तुम्हें। ठीक है, पूछो। भूपेंद्र पढ़ाई कर ले। तू पहली बार आया क्या मेरी क्लास में? पढ़ाई कर बेटा। ठीक है, चलो। पूछो। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो। एक पेशेंट है AMA वाला। कैसा पेशेंट है? AMA वाला। अब ना सर AMA क्या होता है आप बताइए, मैंने कहा तुम बताओ AMA क्या होता होगा। AMA होता है मेडिकल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कहते हैं AMA को। तो मैंने कहा बताओ क्या पूछ रहे हो। एक क्लाइंट है जो AMA करना चाहता है, मतलब लीव, वो बिना डॉक्टर से पूछे वार्ड छोड़ के जाना चाह रहा है। अब बताओ, अगर मैं इसको रोकूं, अरे हाँ ना, मैं इसको मना करूं कि नहीं आप बिना डॉक्टर के पूछे नहीं जा सकते, हाँ या ना, यानी मैंने इसको मना करा के ऐसा नहीं कर सकते। अब बताओ ये फॉल्स रिप्रेजेंट है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके भूपेन, गॉड ब्लेस बेटा। वेरी गुड। नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो एक बार मैं कमेंट करा लेता हूँ तो पता चले तुम कितने हो। यस, ए पे है यस, और बी पे है नो। चलो पोल स्टार्ट, दो आंसर जल्दी। पोल पोल कहाँ गया? अभी तो स्टार्ट किया था, है? पोल कहाँ गया हमारा? जल्दी करो। तो आपके आंसर आ चुके हैं। 60% कह रहे हैं कि हाँ है, और 39 कह रहे हैं कि नहीं है। 39 वालों तुम तो तुक्का मार रहे हो। 32 38 हो गया, 32। चलो मैं बताता हूँ। कल मैंने एक बात बताई थी, क्या किसी को याद है? मैंने बोला था ऑटोनॉमी, याद है मैंने बोला था ऑटोनॉमी? बोला था सर। क्या है ऑटोनॉमी सर? ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है सर कि उसका राइट है। क्या राइट है? वो ट्रीटमेंट ले या ना ले, है उसका अधिकार, मैंने कहा है। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस उसका राइट है,
वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता है, उसे जाने दिया जाए। वो जाना चाहता है, उसे जाने दिया जाए, उसे रोका ना जाए। इसका मतलब कि अगर आप एएमए वाले को रोक रहे हो, अगर आप एएमए वाले को रोक रहे हो, तो ये फॉल्स रिप्रेजेंट है या नहीं है? आंसर है ये फॉल्स रिप्रेजेंट है। आप रोक नहीं सकते। अगर आपने रोका उसको फोर्सफुली, तो दैट इज द अगेंस्ट द राइट्स ऑफ पेशेंट, और आप उसे जबरदस्ती रोक रहे हो तो ये गलती कर रहे हो। क्लियर है? सो इट इज द फॉल्स रिप्रेजेंट, ये फॉल्स रिप्रेजेंट होता है। क्लियर बच्चे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? क्लियर हुआ? बेहतरीन। क्वेश्चन बताओ सर, फिर ये बता दो फिर कौन सा फॉल्स रिप्रेजेंट नहीं है। किसे नहीं बोलते फॉल्स रीइम्प्रिजमेंट? क्लियर बच्चे? रीइम्प्रिजमेंट, रीइम्प्रिजमेंट किसे नहीं बोलते फॉल्स रीइम्प्रिजमेंट, उनको बताओ। तो किस किस परिस्थिति में नहीं बोला जाएगा? पहला, अगर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन कर रखा है डॉक्टर ने कि बांध दो इसको ऑफ रिस्ट्रेन, और उसको वैलिड हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है, तो ये फॉल्स रिप्रेजेंट नहीं है। डन। इमरजेंसी में आपने बिना पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको रिस्ट्रेन कर लिया, तो ये भी फॉल्स रिप्रेजेंट नहीं है। डेंजर पेशेंट, अगर कोई खतरनाक पेशेंट है सेल्फ के लिए और दूसरों के लिए, और इसको हमने बांध रखा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो ये फॉल्स रिप्रेजेंट नहीं है। और लीगली उस पर केस चल रहा है, और लीगली वो क्रिमिनल है और भाग के जाना चाहता है, तो फिर लीगली पेशेंट का जो केस चल रहा है, वो जज साहब तुम्हें मार मार के धूली उड़ा देंगे। अगर कहेंगे बोला वो तो भाग गए सर, बोला क्यों? क्योंकि पीडिया वाला कह रहा था रोकना नहीं है किसी को, तो बोला पीडिया वाले को बुला लो एक बार, तो पहले पहले उसी का फैसला कर देते हैं, वो कितना गलत पढ़ा रहा है बच्चों को। तो अगर कोई भैया कोई मेडिको अगर कोई केस है, जैसे कि बैंक लूट रहा था, पैर में गोली मार दी पुलिस वालों ने और पकड़ा गया, और फिर जैसे ही उसके हाथ इधर उधर हुए, वो भगने की जुगाड़ में, तुमने कहा भगना है तो भग जाएगा भैया, अपन नहीं रोक सकते क्योंकि अपन है ना एथिकली गलत नहीं कर सकते, तो ऐसे में तो तुम भर्ती जाओगे। अरे समझ आया कि नहीं आया? इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई लीगली पेशेंट है जिस पे केस चल रहा है, और वो आपके पास पुलिस के साथ आया है या पुलिस केस है कोई, तो उसे भागने मत देना, नहीं तो फिर तुम्हारी व्यवस्था है। क्लियर बच्चे? फिर एक मन में आता है सर, अगर एएमए वाला पेशेंट जाना चाहता है तो फिर हम क्या करें? जाना चाहता है, रोकना नहीं है, तो फिर जा रहे हो? हाँ जाओ, ये मुड़ जाओ, ये साइन कर देते, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लूँ मैं, फिर चले जाना। अरे ठीक है डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए, हाँ जा रहे हो? हाँ जाओ। डॉक्टर साहब हाँ गया वो, तो पहले काहे नहीं बताए बे? नहीं सर पहले क्या बताया, वो बताने नहीं दे रहा था, तो नोटिफाई कर देना डॉक्टर को, पेशेंट को तो क्या ही करोगे तुम, डॉक्यूमेंट कर लेना और डॉक्टर साहब को बता दो, डॉक्टर साहब भाग गया। अगर मैं रोक लूँ तो फॉल्स रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये तो सही कह रहे हो सर। क्लियर है? बेटा मुझे इसका आइडिया नहीं, 12 ठीक है। चलो चलो वेरी गुड। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, फटाक से क्लास को लाइक करके आगे बढ़े। इसके बाद अगला आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है वो देखिए। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, वो देखते हैं। सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा सारी चीज़ें। आपने कहा क्या क्या एक्सप्लेन करना है सर, ये बता दीजिएगा कि आपका डायग्नोसिस क्या है, ये बता दीजिएगा कि क्या क्या किया जाएगा उसके साथ, पहले ही पूरी बातें बता दीजिए। ये बता दीजिए क्या रिस्क होगा उसको, ये बता दीजिए क्या बेनिफिट होंगे उसको, तुम समझ रहे हो ना, रिस्क बेनिफिट। और ये बता दो कि अगर कोई अल्टरनेटिव तरीका हो तो वो बता दो। ये सारी चीज़ें हम जो बताते हैं पेशेंट को कोई भी काम करने से पहले, इससे, और वो उसके बाद कहता है कि हाँ सब ठीक है साइन कर दो, साइन, बेहतरीन, इसे कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। समझ लिया? समझ लिया। दिक्कत हो सकती है? हाँ हो सकती है। करवाना है? हाँ कर दो भैया, तो खत्म करो इस खाल को। ओके ठीक है, फिर आ जाइए। पर फिर इन्फॉर्म कंसेंट साइन कौन करेगा? सर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो जाने नहीं देते हैं ऐसे। प्राइवेट वाले हॉस्पिटल की मैं बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम है तुम प्राइवेट का एग्जांपल क्यों दे रहे हो? तुम तो सरकारी बनोगे ना। अगर तुम्हारा पर्पज ही प्राइवेट में नौकरी करना है तो तुम प्राइवेट की तरफ पैर पकड़ के बैठ जाना कि मैं तो नहीं जाने दूंगा। और अगर तूने नहीं जाने दिया पेशेंट को, तो यकीन मान सरकारी तो नहीं लगनी, क्योंकि सरकारी में न जाने देने वाले का 1 नंबर कट जाता है एम्स में।
तो फिर अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम नौकरी कहाँ करोगे? प्राइवेट में करोगे। तो प्राइवेट में छोड़ना नहीं है और सरकारी में रोकना नहीं है। ये माइंड सेट कर लो कि तुम्हें नौकरी कहाँ करनी है। प्राइवेट में कर रहे हो तो पकड़ के बैठ जाओ, और सरकारी में बैठे हो तो जाने दो। हम लोग सर गॉड ब्लेस यू बच्चे। क्लियर है? ठीक है सर। कंसेंट साइन कौन करेगा? कंसेंट वही करेगा पेशेंट साइन। तो पेशेंट ही करता है, मैंने कहा क्लाइंट साइन करता है कंसेंट को। पर क्लाइंट कंपिटेंट होना चाहिए, इस लायक होना चाहिए कि साइन कर सके। अपनी इच्छा से कर रहा है, ऐसा नहीं कि तुमने डरा दिया, धमका दिया, कि लालच दे दिया कि क्या कराने हो, कि वो वासेक्टोमी। बोला करा लो, बहुत बढ़िया प्रोसीजर है वासेक्टोमी। बोला क्या बढ़िया है, कि बच्चे नहीं होते हैं। फिर बोला बच्चे तो वैसे भी नहीं होते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं करेगा तो बच्चे तो वैसे भी नहीं होंगे। तो अरे बच्चे नहीं होते हैं। नहीं तो एक फ़ायदा है कि इसमें पैसे मिल जाते हैं आपको। लगभग सरकार दे रही है 2600-2700 रुपये देती है। एक रेडियो देती है, और है ना, और खाने पीने के डाइट का पैसे भी देती है सरकार वासेक्टोमी कराने के बाद। तो तुम जो उसको भड़का भड़का के हाँ करवा रहे हो, ये गलत है, एथिकली गलत है। उसकी इच्छा होगी वो करवा लेगा, नहीं तो रहने देगा। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? तो एक तो पेशेंट होश हवास में होना चाहिए, और एक उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ साहब मैं तो अपनी इच्छा से करवा रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एक नंबर। आपने कहा सर बताओ। सर हम क्या करें इसमें? हमारे रोल क्या है कंसेंट के अंदर? तुम्हारे भी रोल ढूंढेंगे, घबरा क्यों रहे हो? जैसे ही पेशेंट ने साइन किया, गवाही वाले तैयार रखना। विटनेस तुम्हारे सामने साइन कर रहा है, हाँ विटनेस के भी साइन ले लो। तो विटनेस के जो साइन लिए जाते हैं कंसेंट पे, अरे हाँ या ना, वो काम किसका है? नर्स का। मैंने कहा ठीक है सर। ये कंफर्म कर देना कि पेशेंट होश हवास में है कि नहीं है। एंश्योर पेशेंट इज कंपिटेंट, एंश्योर पेशेंट इज कंपिटेंट एंड वॉलेंट्री। समझ आ रहा है बच्चे? वॉलेंट्री और कंपिटेंट पेशेंट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। और बताइए सर, अगर वो बार बार सवाल पूछ रहा है कि सिस्टर ये क्यों साइन करवा रहे हो आप, डॉक्टर ने बताया तो होगा आपको, नहीं समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब, एक बार आप बता देती, आप अच्छा बताती हैं। तो एक तो हो सकता है कि पेशेंट आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा हो, तब आपसे दोबारा पूछ रहा है। हो सकता है पेशेंट अलग अलग टाइप के आते हैं, एक बार इनसे पूछ लेते हैं, ये बता देंगे। है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बार बार पूछे कि सर ये सर्जरी कितने दिन में ठीक हो जाएगी, बोला डॉक्टर साहब से बात कर लो आप। नहीं वो तो कर लेंगे, आप भी बता दो, आप भी तो कुछ कर बताती होंगी। नहीं नहीं मैं नहीं बताती, मैं खाली दवाई लगाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने टाँके आएंगे इसमें? पता नहीं कितने टाँके आएंगे। खाने में कोई परहेज लेना है मैडम, कोई परहेज वगैरह लेना है कि पता नहीं, मैं डॉक्टर से बात कर। अच्छा तू क्या घूम रही है पहन के सफेद कोट को, उतार दे इसको। सब कुछ डॉक्टर ही बताएंगे, तो पर हम लीगली नहीं बता सकते ना। आपने कहा ठीक है सर। इसका मतलब अगर वो बार बार सवाल पूछ रहा है तो डॉक्टर साहब बुलाओ, डॉक्टर साहब आना जरा के बाद इसकी खुजली शांत करो, ये शांति नहीं हो रहा, तब से इसने मेरे कान खा लिए। तो फिर आपने क्या किया? नोटिफाई प्रोवाइडर, जिसने दिया है, समझाया है, उसी को बुला लाओ। इफ क्लेरिफिकेशन इज नीडेड, अगर बार बार क्लेरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है तो फिर वही देगा क्लेरिफिकेशन जो समझा के गया है पूरा प्रोसीजर, कि आप ही समझाओ इसको। ब्याह हो गया तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ऐसे भी सवाल पूछेगा ये। ठीक है सर। और बताइए सर, पर एक चीज और है सर, उसको सारी चीज बतानी पड़ेगी, तो नर्स को ये भी तो करना पड़ेगा ना क्या? सर नर्स को बताना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है, ये सब बताने पड़ेंगे ना पेशेंट को। रिस्क बेनिफिट का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये काम किसका है? ये काम नर्स का नहीं है। रिस्क कितने हैं, बेनिफिट कितने हैं, ये वो एक्सप्लेन करेगा जो समझा के गया है। प्रोवाइडर कहते हैं इसको, नर्स का रोल नहीं है। इसलिए नर्स डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रिस्क बेनिफिट, बिकॉज इट इज द टोटली फंक्शन ऑफ द प्रोवाइडर। क्लियर है? याद रहेगा? चलो आगे। कंसर्न लेना डॉक्टर का काम है, विटनेस के साइन देखना नर्स का काम है। क्वेश्चन है साइन कौन कर सकता है, कौन कौन साइन करने लायक है? पहली शर्त एडल्ट होना चाहिए। एडल्ट का मतलब है 18 प्लस होना चाहिए साल, 18 प्लस, 18 प्लस है। ठीक है सर। क्या माइनर दे सकते हैं? हाँ, एक माइनर दे सकता है, इसे कहते हैं ईमैन के इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड माइनर, ये दे सकता है कंसेंट। आपने कहा इतना बड़ा नाम लिख दिया, क्या है सर ये?
ये अंडर 18 ईयर होते हैं, 18 साल के अंदर होते हैं। मैंने कहा ठीक है। लीगल इसमें क्या होता है कि इनमें कोर्ट के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर से पेरेंट्स का कंट्रोल हटा दिया गया है। सपोज इस बच्चे को घर वाले मारते थे तो बच्चों को घर वालों से अलग कर दिया, अब इसका कोई नहीं है, तो अब ये अपना कंसेंट खुद देगा। मतलब कोर्ट ने इसको इंडिपेंडेंट बना दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से अलग कर दिया है। वो बच्चा अपने खुद दे सकता है कंसेंट, वो अपने लीगल डिसीजन खुद ले सकता है, वो एज ए एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा ये जो माइनर है वो। दीप डैम सर केजीएमयू में 2 साल होने जा रहे हैं बस आपकी बदौलत, आज भी लाइव आपको देखना अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू बेटा, जीता रहे, खुश रहे, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब चीज़ अच्छी होगी। और तुम तो वैसे भी ऐसे बच्चे मिसाल होते हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ने से कतराते हैं कि बच्चा पढ़ने के सिलेक्शन होने के बाद भी पढ़ रहा है और तुमसे बिना उसके नहीं पढ़ा जाता। समझा बच्चे? ठीक है। और बताओ सर, और कोई माइनर है? और कोई माइनर है जो साइन कर सकता है? मैंने कहा हाँ, माइनर कौन कौन से साइन कर सकते हैं? माइनर को एसटीआई हो गया, एक निब्बा निब्बी थे, सेक्सुअली पार्ट में इन्वॉल्व ज़्यादा होने लग गए, इन्फेक्शन ले आए, घर वालों को बताया नहीं जा रहा है कि क्या बीमारी ले आए और टेंशन में रहते हैं, और फिर वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखना, डॉक्टर साहब ने तो वो ये का हाल बना लिया भाई, इतने छाले कर लिए, छाले मुंह में सही लगते हैं, यहाँ तो अलग ही छाले हो रखे हैं। इन दैट सिचुएशन डॉक्टर ने कहा इलाज चलेगा, तो बोला साइन कंसेंट, बोला कंसेंट तो मैं ही कर दूंगा, तुम तो बच्चे छोटे हो। तो छोटा कहाँ हूँ मैं, जब ये काम कराया तो फिर काहे का ही छोटा। डॉक्टर ने कहा गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया, तो आप साइन कर सकते हो, आप तुरंत साइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसटीआई वाला माइनर अपना कंसेंट खुद दे सकता है। नहीं चाहता बताना घर वालों को तो कोई बात नहीं है बच्चे को, और जब ये दुकान से तो लाया नहीं है, ना ये किराए पे मिलता है, ना ऐसा है कि बात करने से हो जाता है एसटीआई, ना ऐसा है कि झूठा खाना खाने से हो जाता है एसटीआई, तुम समझ रहे हो ना। ऐसा भी नहीं कि उसके कपड़े उसने पहन लिए तो एसटीआई हो गया, नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर से होता है, समझ रहे हो ना। तो ये तो प्रॉपर प्रोसीजर से होता है, तो अगर इतना बड़ा कांड कराए हैं तो फिर तो ये अपने पैरों पर खड़े ही हैं, ये मतलब ये तो अपने पैरों पे खड़े हैं। अब अपने पैरों पे खड़े हैं तो इनके लिए पेरेंट्स करेंगे भी क्या, ये तो बहुत आगे जा चुके हैं, पेरेंट्स तो पीछे छूट गए, पेरेंट्स पीछे छूट गए, ये बहुत आगे चले गए। इसका मतलब इनको तो अपना ही कंसेंट चलेगा, जब वहां कंसेंट दे दिए हैं तो यहां भी कंसेंट दे ही दो। एग्जाम्पल एक नंबर भैया जी, ऐसे ही काम करना पड़ता बेटा, तभी पॉपुलर होते मियाँ, ऐसे ही काम कर रहे हाउ, जरा पढ़ो मियाँ, बहुत बढ़िया। तो कंसेंट तो इसने दे ही दिया है, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात। अगला सर, सर प्रेगनेंसी हो गई है, कैसे कैसे सर, वो एक बार पता नहीं चला और हम लोगों ने ना उतना प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया था, तो प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था हमको, और अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, और गर्लफ्रेंड की एज देखी तो गर्लफ्रेंड 15 साल की है, बहुत बढ़िया। तो एबॉर्शन तो नहीं करा सकते कि हम तो ये हमारे प्यार की पहली निशानी इसको रखेंगे, बहुत बढ़िया निशानी लाए हो तुम, रख लो पूरी रखो, इस निशानी को फ्रेम करवा के रखो, ऐसे मत रखना, इस निशानी को खराब हो जाएगी, इसको पैदा होती है फ्रेम करवा लेना। हाँ तो सर बताइए प्रेगनेंसी केयर के बारे में, तो बोला कि तुम प्रेगनेंसी को पूरी कर पाओगी, हाँ कर लेंगे सर, क्यों नहीं, प्यार हमारा अमर रहे, ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी बात है। कंसेंट, अब ये प्रेगनेंसी के बाद अगर ये माइनर कंसेंट लेने घर वालों के पास चला गया तो घर वाले पहले जहर देंगे, कंसेंट बाद में देंगे, नहीं नहीं तुम समझ रहे हो, घर वाले जो सबसे पहले देंगे वो जहर है, कंसेंट उसके बाद आएगा, फिर ये कंसेंट खुद साइन करेंगे। अच्छा, तो प्रेगनेंसी केयर के बारे में जो भी कंसेंट करना है ये खुद ही साइन करते हैं, बिल्कुल आ गया, बेहतरीन। और बताइए सर, और कौन कौन माइनर कंसेंट दे सकते हैं? एक सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट आया, ड्रग दवाई लेता रहता था और उसके बाद उसे बीमारी हो गई, और बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास आया तो ट्रीटमेंट चलेगा उसका, तो ये अपने कंसेंट खुद देंगे। अगर किसी की मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेना है तो वो अपना कंसेंट खुद दे सकता है। मैं समझा नहीं सर, पागल कैसे देगा? अरे रुक, पागल नहीं है, मेंटल हेल्थ तो क्या है सर, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तुम घर में उदास रहते हो, ऐसे बैठे रहते हो, फिर पापा पूछें क्या हुआ इसको, पता नहीं, ऐसे रहता है, गुमसुम सा रहता है, बात बात तो ज़्यादा करता नहीं। अच्छा अच्छा, फिर तुम एक बार तुम मम्मी पूछे क्या हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, ऐसी टेंशन में हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने पूछा क्या हुआ इसको, एक बार कुछ बात है क्या, बता क्यों नहीं रहा? नहीं नहीं, फिर तुमने एक दिन मम्मी को बोला, क्या बोला? मम्मी मैं डिप्रेशन में हूँ। तो बोला मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। बोला कहीं नहीं जाएगा तू, डिप्रेशन में जा रहा है, घर वाले पापा को पता पड़ेगा, अच्छा लगेगा, पापा भेजेंगे डिप्रेशन में? कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है? ट्रिप नहीं है स्कूल की ये कि पूरा स्कूल जाएगा डिप्रेशन में। अब बेचारी माँ को तो पता नहीं क्या डिप्रेशन होता है, वो बेचारी बोली, उसे पता ही नहीं, और वो कह रहा है मम्मी मैं शायद डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो बोला नहीं जाएगा कहीं भी, हमारे पास इतने पैसे नहीं भेजने के, कहाँ कहाँ भेजे, तेरे स्कूल की फीस भरे कि तो डिप्रेशन में भेजें। अगर वो नहीं जा रहा होगा तो ये सुन के पक्का चला जाएगा, अगर वो अभी तक नहीं गया होगा तो ये सुन के पक्का चला जाएगा कि अब तो डिप्रेशन में जाना ही पड़ेगा। तो घर वाले तो सीरियस ले नहीं रहे, घर वाले सीरियस नहीं ले रहे कि बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, तो अब वो जाएगा डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। तो वहां बैठिए, हमारा तो काम ही है कि जो जा रहे हैं उनको नहीं जाने दें, धंधा है हमारा ये, आप बैठी कुर्सी बैठ जाइए,
बताइए कैसे जा रहे हैं कि मन नहीं लगता है और मैं हमेशा से ऐसी टेंशन में रहता हूं और पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, नोट से निकल नहीं रहा और वो भी बात करनी रही है और एग्जाम में ना कोचिंग जाने का मन करता है और वहाँ पीडिया वाला खून पी रखे उसने। तो कुल मिला के सर मैं जा रहा हूँ डिप्रेशन में। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, बैठिए पापा को मम्मी को बुला लाइए और आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो क्या उन्हें नहीं बुलाना, वो समझ ही नहीं रहे डिप्रेशन को। ओहो, तो फिर तुम्हारे कंसेंट से काम चलेगा, तुम ही साइन कर दो और तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू करवाओ। ठीक है बच्चे, एबोशन में कंसर्न लगता है, एबोशन की बात नहीं कर रहा, प्रेगनेंसी केयर के बारे में बोलिए मैंने। ठीक है बच्चे, तो कुल मिला के मेंटल हेल्थ की समस्या है तो कंसेंट देना पड़ेगा, देंगे कंसेंट। तो इन माइनर्स को कंसेंट देना अलाउ है। ये रहे वो माइनर, छांट लिए मैंने। चलो सर कहाँ कहाँ कंसेंट लगते हैं, एक बार आइडिया है आपको? मेरे को सब जगह आइडिया है, बताइए सर। कंसेंट सब जगह लगते हैं, फिर भी मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कॉमन कि यहाँ तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है बताओ। सर सर्जरी होनी है, कंसेंट ले लो। सर ब्लड चढ़ाना है, कंसेंट ले लो। ब्लड प्रोडक्ट देने हैं, कंसेंट ले लो। सर एनेस्थीसिया देना है, कंसेंट ले लो। सर रेडिएशन देनी है, कंसेंट चाहिए। सर कीमो चढ़ानी है, कंसेंट चाहिए। बायोप्सी करनी है, कंसेंट चाहिए। वैक्सीन लगानी है, कंसेंट चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो इस समय तो कंसेंट लगता ही लगता है। मनोरमा यादव, गॉड ब्लेस यू बच्चे। कार्तिक चौधरी सर बुरा ना मानो तो मुझे भी यही हो रहा है अभी, प्लीज इसका ट्रीटमेंट बताओ। हाउ टू टेकल विद डिप्रेशन से, सेम यही प्रॉब्लम है सर। डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, इसे चाउमीन की तरह मत खाओ। कैसे डिप्रेशन हो रहा है, मतलब क्या नहीं है लाइफ में है? तुम जिंदे हो, सांस ले रहे हो ना, और तुम्हारे घर वाले जिंदे हैं और वो तुम्हें प्यार से बेटा बोल देते हैं। तीसरी चीज़ दुनिया में नहीं चाहिए, न नौकरी, न छोकरी, न पैसा, न शोहरत। तुम जिंदे हो, तुम्हारे घर वाले जिंदे हैं। ये दो खुश रहने के सबसे बेस्ट तरीके हैं। तीसरी की जरूरत ही नहीं है। नौकरी लग जाए ठीक, नहीं लगे भाड़ में जा। को मिल जाए ठीक, नहीं मिले भाड़ में जा। कोई दोस्त बने बन जाए, नहीं मिले भाड़ में जा। अगर आप जिंदे और आपके पापा मम्मी जिंदे तो डिप्रेशन आस पास भी नहीं आना चाहिए, याद रखना। और अगर इनमें से कोई एक कम है तो डिप्रेशन बन सकता है कि हाँ, मैं एक वजह मान सकता हूँ। और ईश्वर की कृपा से ये दोनों चीज़ें होंगी तुम्हारे पास। तुम तो जिंदे हो, तुम कमेंट कर रहे हो तो तुम एक शर्त तो कंप्लीट है कि तुम जिंदे हो। घर वालों की जहाँ तक मुझे उम्मीद है 99% जिंदे होंगे, इसलिए मस्त रहो। ठीक है बच्चे, डिप्रेशन ऐसे आलू गोभी की तरह नहीं है कि बस हो गई हर छोटी बात पे डिप्रेशन, ऐसा नहीं होता। सर वही गर्लफ्रेंड का चक्कर है, अब जाए भाड़ में। थैंक यू सर। हैं सर जी हैं दोनों तो। अब मैं गर्लफ्रेंड की जगह नहीं हूँ भाई, ऐसे मत कर तू काट तक यार। मैं बता रहा हूँ, तू अलग ट्रैक पे मत लेके जा इसको। तो रूट चेंज मत कर मेरे भाई। मैं तो बता रहा हूँ कि इतना जरूरी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मस्त रहे। अरे पढ़ाओ, चलो पढ़ाते हैं अब, अपन एकदम ऐसे सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, ऐसे मजाक मजाक में नहीं। ठीक है, एकदम एकदम कट्टर होकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो। आरती गुजर, गॉड ब्लेस यू बच्चे, थैंक यू। 2014 से अकेला हूँ। इसे अकेला नहीं, इसे अखंड अकेला कहते हैं। एक का नितांत अकेला कहते हैं इसे। अकेले अकेले तो वो होते हैं जो एक आध महीने से अकेले हों। तू अकेला नहीं है, तू है सन्यासी। तू प्लान भी रेडी रख। एक जैसे ही 25 निकले, 11 साल हो जाएंगे तुझे, और 11 साल का नेक एकदम बढ़िया है। जैसे 11 साल हो जाए तो प्लान भी रेडी रखना, जो मैंने डाला था ना शॉर्ट्स, वो प्लान भी रेडी रखियो तू। नहीं नहीं कोई बात नहीं, करती मस्त है। जरूरी है, तूने मुझे बोल दिया, अच्छा लगा मुझे, मैंने तो समझा दिया। चलो क्लास जिसने लाइक नहीं करा फटाक से क्लास करो, प्री के रिजल्ट से पहले पहले। सुमित सेन, आई कैन अंडरस्टैंड बच्चे।
अरे बच्चे इतनी बड़ी बात बोल दी तूने। मैं हूँ तेरे साथ, ऐसी बात नहीं है, हमेशा रहूँगा। तू पढ़ ले। ये पेरेंट्स का टॉपिक मत लाया करो, बहुत इमोशनल टॉपिक होता है और मुझे सच में ना बहुत अजीब सा फील होता है। तो इसके बारे में बात कम किया करो। मुझे है ना, कभी मैं बोल भी देता हूँ तो फिर वो क्या है, चीज़ें अलग ट्रैक पर चली जाती हैं और फिर मेरा माइंड है ना इतना स्टेबल आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ इन चीज़ों को लेके। सुमित सेन, भगवान करेगा जब तू सक्सेस हो जाएगा ना, उनकी आत्मा वैसे ही अच्छी हो जाएगी। वो जहाँ भी होंगे तुम्हें देख रहे होंगे पढ़ते हुए, तुम्हें अच्छे से तरह सक्सेस होते दिखेंगे ना, तो और खुश होंगे लाइफ में। जब भी कुछ बन जाओ उन्हें याद रखना और एक बार हमेशा ऊपर देख के कहना कि सब आपके लिए किया है, जो कुछ किया है सब आपके लिए किया है, और ऐसा करके दिखाना उनको। ठीक है, चलो। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये सब चीज़ें हमें बतानी है ना। हाँ, कंसेंट के बारे में बता रहा था। अब मैं बता रहा हूँ एडवांस डायरेक्टिव एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो आजकल कुछ एडवांस डायरेक्टिव्स और आए हैं लीगल एस्पेक्ट को। एडवांस डायरेक्टिव में क्या क्या आते हैं वो बताइए सर। एडवांस डायरेक्टिव क्या होते हैं उनको देखिए। क्लियर है। रियल डायरेक्टिव में क्या होता है, एडवांस डायरेक्टिव में क्या होता है, एक होती है लिविंग विल। इसमें थोड़ा ये लेटेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। एक होती है लिविंग विल। लिविंग विल क्या होती है मैं बताता हूँ। विल मतलब होती है वसीयत, इच्छा। वो है, मैंने कहा बताओ क्या है कि स्पेसिफिक मेडिकल केयर विशेष व्हेन क्लाइंट इज अनेबल टू स्पीक। एक एग्जांपल समझिएगा, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल है, मैंने कहा 70 साल का पेशेंट है, मैंने कहा ठीक है। सीओपीडी का सीवियर पेशेंट है, मैंने कहा ओके। सीवियर है, सीओपीडी सीवियर है, मैंने कहा बिल्कुल सीवियर कैटेगरी की, ठीक है। आज वो अलर्ट है, आज वो अलर्ट है कि उसे होश भी है, ओरिएंटेड है, उसे पता भी है क्या कहाँ चल रहा है, अलर्ट है, ओरिएंटेड है। पर उसने ये बोला, उसने उसने ये लिख के दिया, रिटर्न में दिया या बोल दिया, उसने ये रिटर्न में दिया या वोकल बोल दिया कि अगर मुझे सीवियर कुछ हो जाए और मैं होश में ना रहूं, अगर मुझे कुछ हो जाए और मैं होश में ना रहूं, मुझे वेंटिलेटर पे मत लेके जाना, फिर मुझे घर भेज देना, मैं मरना पसंद करूंगा। और इसको हमने फॉलो किया क्योंकि उसने कहा है कि उसे वेंटिलेटर पे नहीं जाना, और हमारा काम है पेशेंट की इच्छा को पूरा करना। उसने कहा कि अगर मैं मरने वाला हूँ, मैं सीओपीडी का पेशेंट हूँ, मैं से भी नहीं बचूंगा, और अगर मैं बेहोश हो जाऊँ और अगर मैं ये कहूँ कि यार मुझे है ना वेंटिलेटर के उस गंदे प्रोसीजर से नहीं गुजरना, तो आप मुझे वेंटिलेटर पे मत लेके जाना, तो हम उसे वेंटिलेटर पे लेके नहीं जाएंगे। वी रेस्पेक्ट द क्लाइंट लिविंग विल। इसने ये विल तब बनाई जब होश हवास में था और जिंदा था। तुमको समझ आया? हाँ, क्लियर बच्चे? इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लिविंग विल। क्या कहते हैं बेटा, लिविंग विल। अगर इफ फैमिली मेंबर ऑफ client want to change लिविंग विल ऑफ क्लाइंट, अगर फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ, हम कह रहे हैं रखो वेंटिलेटर पे, तो भी हम वेंटिलेटर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हम फैमिली की विल मानने के लिए नहीं बैठे, हम मानेंगे पेशेंट की, जो वो कह रहा है। उस पे पेशेंट के साइन होंगे, डेट होगी, विटनेस होंगे, सब चीज़ मेंशन होगी, तो बाद में उस विल को नहीं बदला जाएगा, वो जो कह के गया है वही होगा। इसे कहते हैं लिविंग विल। क्या कहते हैं, लिविंग विल। क्या कहते हैं, लिविंग विल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो बच्चे, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है इतना? क्लियर बच्चे? ओके, चलो ठीक है। अगला है, अगला है डीएनआर। डीएनआर, डीएनआर होता है डू नॉट रिसेसिटेट। क्या होता है, डू नॉट रिसेसिटेट।
डू नॉट रिसेसिटेट क्या होता है सर बताइए? डू नॉट रिसेसिटेट का मतलब ये होता है बच्चे कि एक मेडिकल ऑर्डर होता है रिटन बाय द प्रोवाइडर स्टेटिंग दैट इफ क्लाइंट हैज कार्डिक अरेस्ट। एक ये रिटन में ऑर्डर लिखा होता है, जो कौन लिखता है? डॉक्टर लिखता है या प्रोवाइडर जो भी है, रिटन ऑर्डर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वर्बल नहीं चलता। उसमें लिखा गया कि अगर क्लाइंट को कार्डिक अरेस्ट आया है, अगर क्लाइंट को कार्डिक अरेस्ट आया है, हाँ या ना, यानी पल्स नहीं है, या फिर उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है, क्या आया है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है, यानी ब्रीद नहीं ले रहा है, तो फिर उसको रिसेसिटेट नहीं किया जाएगा। मतलब फिर क्या क्या परफॉर्म नहीं करेंगे? सीपीआर परफॉर्म नहीं करेंगे, इसको डिफिब्रिलेटर नहीं देंगे, इसे इंटूबेशन नहीं करेंगे, इंटूबेशन नहीं करेंगे, अरे है ना, इसको कोई भी ACLS मेडिकेशन नहीं देंगे, ये सब चीजें नहीं करेंगे। क्लियर है? ये सब चीजें नहीं करेंगे, इसे कहते हैं डू नॉट रिसेसिटेट। क्या कहते हैं? डू नॉट रिसेसिटेट। समझ आया क्या? रोशनी गुप्ता, गॉड ब्लेस यू बच्चे। इन दैट डू नॉट रिसेसिटेट का मतलब ये नहीं कि केयर ही नहीं देंगे, बाकी की ऑल अदर मेडिकल केयर, ऑल अदर मेडिकल केयर कंटिन्यू, बाकी की सारी मेडिकल केयर कंटिन्यू रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, जैसे चल रही थी वैसे रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑक्सीजन चल रही थी रहेगी, मेडिकेशन चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी रहेंगी, फ्लूइड चल रहा था रहेगा, कंफर्ट देखना था, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, देना है, ये सब चीजें जारी रहेंगी। सिर्फ क्या बदलेगा? जो रिसेसिटेशन के प्रोसेस है वो बंद कर देंगे हम लोग, रिसेसिटेशन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर बच्चे? चलो ओके। इसके बाद एक वर्ड और आता है, इसके बाद एक वर्ड और है, उसे कहते हैं AND। एक होता है AND। AND क्या होता है सर? अलाउ नेचुरल डेथ, अलाउ नेचुरल डेथ। अगर आप किसी को मरने दो नेचुरल तरीके से, तो उसे हम कहते हैं AND। क्लियर है? मतलब आप उसको ऐसा कोई एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं दे रहे जिससे बच जाए। एग्रेसिव मतलब ऐसे फटाक से कैसे, ये सब नहीं दे रहे। क्लियर बच्चे? वो मर रहा है धीरे धीरे और उसको मरने दिया जाए, बस एक ही चीज रखना, इसे पीसफुल डेथ मिलनी चाहिए, इसे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं करना जो पेनफुल होता है, तो पीसफुल होना चाहिए, एंड ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं AND। क्या कहते हैं बच्चे? AND। तो AND और DNR एक जैसे होते हैं, लगभग AND और DNR एक जैसे होते हैं, बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा AND के अंदर ज्यादा फोकस किया जाता है कंफर्ट पे कंपेयर टू DNR। इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है किस पे? कंफर्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि मर रहा है तो शांति से मरे, कंपेयर टू DNR के। क्लियर है? DNR हो या AND हो, हमेशा रिटन ऑर्डर होना जरूरी है, बिना रिटन के नहीं देते या बिना रिटन के नहीं करते। नर्स कभी DNR को चेंज नहीं कर सकती, नर्स कभी भी DNR में ना चेंज कर सकती है ना कुछ, उससे उसमें कोई परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता, वही करेगा परिवर्तन जिसने लिखा है। तो सर नर्स के रोल क्या है फिर DNR में? पेशेंट को वेरीफाई करना है कि इसी के लिए DNR हो रहा है क्या, इसी पेशेंट को DNR पर रखा गया है क्या। पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करना किसकी जिम्मेदारी है? नर्स की। अगर नर्स को यह बात पता है, डॉक्टर को यह बात पता है, तो फिर नर्स की जिम्मेदारी है कि बाकी हेल्थ केयर टीम को भी यह बात पता हो कि इस पेशेंट को DNR पर रखा गया है। और कंफर्ट की जानकारी नर्स को होनी जरूरी है, कि नर्स ही कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, तो कंफर्ट फोकस्ड केयर कौन प्रोवाइड करेगा? नर्स प्रोवाइड करेगी। तो आपकी जिम्मेदारी एज ए नर्स इतनी है कि गलत पेशेंट नहीं हो जाए DNR पे, DNR के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, जो स्टाफ वहां पे लगे हुए हैं, और DNR में आपको याद रखना है कि पेशेंट की कंफर्ट की जिम्मेदारी किसकी होती है? नर्स की होती है। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नर्स की। क्लियर है? समझ आ गया? क्लियर बेटा? वेरी गुड, कितना हुआ? चलो अगली चीज देखते हैं, और बताइए इसके अलावा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, हाइड्रेशन रुकेगा नहीं, न्यूट्रिशन रुकेगा नहीं, इमोशन सपोर्ट देना पड़ेगा, मेडिकेशन देना पड़ेगा, बाकी सिर्फ आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट को रोकना है। इसे कहते हैं हम क्या बच्चे? आंसर है DNR और AND। एक हिप्पा करके आता है, आपने नाम सुना होगा, हिप्पा, हिप्पा एक्ट कहते हैं इसको। हिप्पा एक्ट क्या होता है सर? हिप्पा एक्ट क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी
पोर्टेबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। अकाउंटेबिलिटी एक्ट, क्लियर बच्चे? इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, पहले इंडिया में नहीं होता, पहले बता देता हूं, इंडिया में नहीं है, पर इसका मतलब नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। जब एनक्लेस का क्वेश्चन आता है तो इंडिया से नहीं पूछता फिर वो, इसलिए आप ये मत रहना कि इंडिया में नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। ये क्या है कि पेशेंट की जो प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाए, इसे कहते हैं। तो ओनली असेस पेशेंट डेटा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जॉब, नो शेयरिंग पासवर्ड, किसी को पासवर्ड नहीं देना पेशेंट की इंफॉर्मेशन का, या जो जिसमें अगर कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन है तो डोंट लुक अ पेशेंट इज नॉट क्लियर, कुछ भी चीज़ आपको ऐसी है पेशेंट के बारे में पब्लिक में बात नहीं करनी है आपको। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, हिप्पा के अंदर आती है। तो क्वेश्चन है कि सर इंडिया में फिर कुछ नहीं है, इंडिया में हिप्पा तो नहीं है, पर इसकी जगह एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आता है, इसे कहते हैं डीपी। डीपी क्या नाम है सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। डीपी एक्ट कब आया था, आंसर है 2023 के अंदर आया था। 2023 में क्या आया था, इसमें कहा था कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के, ये आपकी पर्सनल डेटा को कोई और बाहर नहीं दे सकता, इसे कहते हैं डिजिटल, क्या कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। इस एक्ट की बात कर रहे हैं, ये 2023 में आया था। किस में आया था, जुलाई में। इसका वही काम है जो हिप्पा का काम है। एक बहुत पुराना एक आईटी एक्ट आया था, वो तो आपने जानते होंगे। आईटी एक्ट कब आया था सर, आईटी एक्ट आया था सन 2000 के अंदर। कब आया था, 2000 के अंदर। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे इंडिया में ये चलते हैं, हमारे इंडिया में हिप्पा नहीं चलता, हमारे यहाँ हिप्पा नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाक से ये काम कर लीजिएगा, लगे हाथ तुरंत। नहीं तो प्री और मेंस दोनों के रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो क्लास लाइक हो जानी ही चाहिए। चलिए बच्चे, क्लियर है? ओके, आगे चलो। वेरी गुड। और बताओ सर, इसके बाद एक बचता है रिस्ट्रेंट, ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है? तो रिस्ट्रेंट क्या होता है सर, रिस्ट्रेंट के बारे में बताइए। रिस्ट्रेंट देखिए कि रिस्ट्रेंट क्या होता है, फॉल्स रिप्रेजेंट और रिस्ट्रेंट फर्क क्या होता है। यहाँ पे ये होता है कि आपने क्लाइंट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, या क्लाइंट के बिहेवियर को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, या क्लाइंट के असेस ऑफ देयर बॉडी, अपने बॉडी पार्ट को छू नहीं पा रहा, इन सब को आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, और इसे ही कहते हैं, आंसर है रिस्ट्रेंट। क्या कहते हैं, रिस्ट्रेंट। आपने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए रिस्ट्रेंट का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, आंसर है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि रेस्ट्रेंट प्रॉपर हो, और किसी ना तो पेशेंट का खुद का नुकसान हो जाए, ना पेशेंट किसी को नुकसान कर दे। रेस्ट्रेंट के टाइप के बारे में बात करें तो रेस्ट्रेंट के जो टाइप होते हैं, पहला टाइप है उसे कहते हैं फिजिकल टाइप, उसे कहते हैं फिजिकल रेस्ट्रेंट। अब फिजिकल रेस्ट्रेंट में कौन कौन से आते हैं, फिजिकल रेस्ट्रेंट में सबसे पहले पूछा जाएगा क्या करना है आपको, लिमिट करना है मूवमेंट को। तो लिमिट करना है मूवमेंट को, आपने कहा कब, जब पेशेंट की सेफ्टी एट रिस्क होती है। आपने कहा जैसे सेफ्टी कैसे होती है, जैसे पुलिंग द ट्यूब, पेशेंट अपने ट्यूब को खींच ले बाहर। अच्छा, तो ट्यूब को खींचेगा तो नुकसान हो सकता है, मैंने कहा रिस्क ऑफ फॉल, गिरने का भी डर होता है तो खुद को नुकसान हो सकता है, हाँ। पेशेंट वायलेंस हो सकता है तो दूसरों को नुकसान हो सकता है, हाँ। इस कंडीशन में किया जाता है फिजिकल रेस्ट्रेंट। क्या किया जाता है, देखो श्योर क्वेश्चन वाली क्लास है ये, तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा वो चीज़। सर सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता मैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं नर्सिंग पढ़ाता हूँ। अब कुछ बचा नहीं है पढ़ाने को, ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया हो यहाँ। इसका मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, आई एम द टीचिंग अबाउट नर्सिंग, और मैं पढ़ा रहा हूँ नर्सिंग उस लेवल की जो आप एग्जाम में निकालोगे। क्लियर बच्चे? सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे याद कर लेते हो? सालों लग गए बेटा यहाँ तक पहुँचने में, बहुत कुछ खोया है मैंने, बहुत कुछ खोया है, बहुत सा सुकून खोया है, बहुत सी रातें की नींद गई है, बहुत से दोस्तों की दोस्ती गई है, बहुत से मनोरंजन के तरीके गए हैं, सब कुछ खोया है, तब इतना दिमाग में बैठा है कि मैं कुछ बता पाऊँ जिससे तुम्हारा भला हो सके। नहीं तो जानकर खुशी होगी कि वही 24 घंटे तुम्हारे पास हैं और वही 24 घंटे मेरे पास हैं। इसी 24 घंटे में मुझे ऑफलाइन भी देखना है, मुझे जॉब भी देखना है, मुझे ऑनलाइन भी देखना है, मुझे मार्केटिंग भी देखनी है, मुझे डाउट भी सॉल्व करने हैं, मुझे ऐप भी देखनी है, ऐप के डाउट भी देखने हैं, सब देखना है, और फिर पढ़ना भी है। तो एक दिन में तो नहीं हुआ ये, पर हो गया।
ठीक है बच्चे, चलो आगे चलो मैं अब। चलो और बताइए सर, कॉमन टाइप के फिजिकल रेस्ट्रेन कौन से होते हैं? तो फिजिकल रेस्ट्रेन के कॉमन टाइप कौन कौन से होते हैं? तो फिजिकल रेस्ट्रेन के जो कॉमन टाइप हैं वो देखिए आप। सबसे पहले क्या होता है? कॉमन टाइप में पहला है रिस्ट ऑब्लिक एंकल रेस्ट्रेन। रिस्ट ऑब्लिक एंकल रेस्ट्रेन कैसा होता है सर? ऐसा होता है, रिस्ट और एंकल रेस्ट्रेन ऐसा होता है। आप ऐसे क्यों करते हो? हम नहीं चाहते कि वो अपनी कोई आईवी लाइन को खींच ले, तो हमने हाथ बांध दिया तो आईवी लाइन तो जाता ही नहीं। हम नहीं चाहते कि ट्यूब को खींच ले। समझ में आ रहा है? तो ये लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है वैसे तो, बट कॉमन हम यूज करते हैं कंफ्यूज पेशेंट में। कॉमन इन कंफ्यूज्ड पेशेंट इसे कहते हैं रिस्ट और एल्बो, रिस्ट और एंकल रेस्ट्रेन। क्या कहते हैं? रिस्ट एंड एंकल रेस्ट्रेन। सर बहुत सुना था आपकी क्लास के बारे में, आपकी क्लास कल फर्स्ट टाइम देखी थी, अब लग रहा है काश पहले से देखा शुरू करते। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू दिव्यांशु। अजू गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलो। अगला क्या है सर? एंकल के बाद दूसरा कौन सा है? एंकल के बाद सेकंड नंबर पे है मिड रेस्ट्रेन। मिड फिजिकल पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मिड रेस्ट्रेन क्या होता है? दिस इज द मिड रेस्ट्रेन। ये जो दिख रहा है ये मिड रेस्ट्रेन है। प्रिवेंट पिकिंग एंड पुलिंग, कोई ऐसे पुलिंग करता है या पिक करता है उसके लिए इसके हाथ को बांध देते हैं विदाउट सिक्योरिंग होल आर्म, पूरे आर्म को नहीं, सिर्फ इतने वाले पार्ट को बांध देते हैं। इसे ज़्यादातर किस पेशेंट में यूज किया जाता है? मिड को ज़्यादातर यूज किया जाता है डिमेंशिया वाले पेशेंट में। डिमेंशिया वाले पेशेंट में, डिलीरियम वाले पेशेंट में ज़्यादातर मिड रेस्ट्रेन को यूज किया जाता है। ठीक है, चलो थर्ड फिजिकल क्या होता है? बेल्ट कहते हैं इसको, या इसे बॉडी रेस्ट्रेन कहते हैं। तो बेल्ट या बॉडी रेस्ट्रेन कैसा होता है सर? बेल्ट या बॉडी रेस्ट्रेन ऐसा होता है जिसे इस पर बांधा जाता है। आपने कहा सर ऐसे क्यों करते हैं? हम नहीं चाहते कि पेशेंट बेड से या कुर्सी से बाहर आ जाए, हम प्रिवेंट करना चाहते हैं पेशेंट को, प्रिवेंट गेटिंग आउट ऑफ बेड और चेयर से और बेड से बाहर ना जाए, इसलिए हम ये रेस्ट्रेन करते हैं। आपने कहा कहाँ बांधते हैं? वेस्ट के अराउंड बांधते हैं इसको, बॉडी रेस्ट्रेन को। ठीक है सर, और बताओ एक आता है वेस्ट रेस्ट्रेन। कौन सा आता है? वेस्ट रेस्ट्रेन। वेस्ट रेस्ट्रेन को और किस नाम से जानता है? इसे पॉजी के नाम से जानते हैं, तो पॉजी कह देते हैं या इसको वेस्ट कह देते हैं। ये लेस कॉमन होता है, इसे ज़्यादातर कोई काम में नहीं लेता है, हाँ या ना? इसे ज़्यादातर कोई काम में नहीं लेते, और दैट इज़ द वेस्ट। इसे कहते हैं वेस्ट या पॉजी। क्या कहते हैं? वेस्ट या पॉजी, जो जहाँ से तुमने बांध रखा है, सो दैट इज द वेस्ट और पॉजी। क्लियर बच्चे? चलो इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है 4 पॉइंट रेस्ट्रेन। क्या आता है? 4 पॉइंट रेस्ट्रेन आता है, और 4 पॉइंट यानी 4 बांधे जाते हैं, 1 2 3 4, पैर की तरफ इशारा किया है मैंने, तो चारों पॉइंट को बांधना। आपने कहा कैसे बंधेगा सर? इसे कहते हैं 4 पॉइंट रेस्ट्रेन। क्या कहते हैं? 1 2 3 4, ये 3 4 जो रेस्ट्रेन दिख रहे हैं इसे कहते हैं 4 पॉइंट रेस्ट्रेन। ये मेनली किस में काम आता है? ये मेनली वायलेंट पेशेंट के अंदर, एग्रेसिव पेशेंट के अंदर इसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, इसे 4 पॉइंट रेस्ट्रेन कहते हैं। तुमको समझ में आ रहा है क्या बच्चे? F1 वाले सर ने 1 नंबर की पढ़ाई है। आज के टाइम पे जीएनए का, आज के टाइम पे टुडे मैं बता देता हूं, आज के टाइम पे जीएनए का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है फंडामेंटल। और ये ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, चाहे इंडिया में, चाहे आप दिल्ली में, चाहे आप मद्रास में, चाहे जयपुर में, चाहे जोधपुर में, चाहे गुजरात में, कहीं इतना बेटर टीचर लाओ। जो 2 टीचर हैं हमारे पास फंडामेंटल के, तो गारंटी है आप नॉलेज एक क्लास चेक कर लो इन टीचर की और बाकी टीचर की, एक क्लास में डिफरेंस हो जाएगा कि हु इज द फंडामेंटल एंड हु इज द बॉस ऑफ फंडामेंटल। यार आप ऐसा सब बोलते हैं, चैलेंज है, चैलेंज है। एक एक क्लास यूट्यूब पे दुनिया भर के सारे फंडामेंटल के टीचर की देख लो, एक एक क्लास, वन क्लास, एंड विद इन मिनट यू कैन फाइंड आउट दैट जीएन इज द बेस्ट। एंड बोथ नेमी एंड संजीव, नॉट सिंगल, बोथ गिव द एक्यूरेट डेटा। संजीव रात दिन मेहनत करता है नए कंटेंट देने के लिए, और नेमी भी रात दिन मेहनत करता है नया कंटेंट देने के लिए, और वो रैशनल लॉजिक से बातें करते हैं। इसलिए अभी बता, आज मैंने फोटो डाला है, आप पीछे जाओगे तो उस फोटो पे कमेंट जरूर करना, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक है एसएनओ के पेपर में, जिसे सीआरई के नाम से जानते हैं। पूरे इंडिया में सेकंड रैंक है संदीप की। संदीप नाम का बच्चा है, आप देखोगे
संदीप बच्चा है, SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आया है। उसका मैसेज भेजूंगा मैं ग्रुप में, उसने मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, उसका मैसेज पढ़ना आप। इतना बेहतरीन बच्चा। अब देखिए अब कंटेंट देखिए किस लेवल का पढ़ाया जाता है। ये है, आप एक एग्जाम की बात नहीं, NHM, CHO, CRE, RML, नॉरसेट, आपने देखा है दुनिया में ऐसी कोचिंग है, कुछ ऐसी कोचिंग है जो सिर्फ नॉरसेट में सिलेक्शन दे पाती हैं थोड़े बहुत और कहीं नहीं दे पाती। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ NHM में देती हैं, नॉरसेट में नहीं देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो RML में एक आध दे देती हैं और कहीं नहीं देती हैं। एक GN ऐसा है, RRB ले लो, RML ले लो, नॉरसेट ले लो, CH ले लो, ट्यूटर ले लो, CRE ले लो, हर एग्जाम में टॉप रैंक, हर एग्जाम में टॉप रैंक। दिस इज द वे, इसलिए तो यहां तक सक्सेस है। क्लियर बच्चे? चलो चलो आगे। ओके, तो ये हो गया बच्चे कौन सा 8 पॉइंट लिस्टन हो गया ना। तो ये सारे जो हैं, एक और आता है, इसे कहते हैं साइड रेल रिस्टेन। क्या कहते हैं? साइड रेल। इसे साइड रेल्स रिस्टेन कहते हैं। इसको ज़्यादा यूज नहीं करते, इसको नहीं यूज करते, पहले करते थे, अब इसे यूज नहीं करते। तो मैंने बता दिया है, हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद आता है नंबर सेकंड पे केमिकल रिस्ट्रेन। क्या आता है? केमिकल रिस्ट्रेन। और केमिकल रेजिस्टेंस क्या होता है सर? केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मेडिकेशन यूज टू कंट्रोल बिहेवियर फॉर द क्लाइंट। आप कुछ मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, आप कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं, मेडिकेशन यूज टू कंट्रोल बिहेवियर, आप क्लाइंट के बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए करते हैं, हाँ, नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलर ट्रीटमेंट। ये रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं होता, पर मेडिकेशन सिर्फ इसलिए दी जाती है कि उसके बिहेवियर कंट्रोल रहे। आपने क्या एग्जाम्पल बताएंगे? आप बहुत से एग्जाम्पल हैं। लोराजेपाम दिया जाता है, लोराजेपाम, हेलोपेरिडोल देते हैं। तुम समझ रहे हो ना सारी चीजें? ये सब किस में जाते हैं? ये सब जाते हैं केमिकल रेजिस्टेंट के अंदर। कोई भी सेडेशन अगर इलाज के अलावा किसी और पर्पज से दिया जाए, नहीं लिख दूं 5 स्टार पॉइंट, मेरा ज्ञान है, ये काम आएगा। कोई भी, भाई का ज्ञान, कोई भी सेडेटिव ड्रग, कोई भी सेडेटिव ड्रग अगर ट्रीटमेंट के अलावा किसी और पर्पज से दिया जाए तो उसे रिस्ट्रेन की श्रेणी में रखा जाता है। ओहो, क्या बेहतरीन बात लिख दी। ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में कई सारी चीजें। गौरव सर के लिए बोलने के लायक हमारी औकात नहीं। गौरव सर सूरज हैं और हम सब दिए, और सूरज को दिए नहीं दिखाई जाते। तो गौरव सर के सामने ना मैं कुछ हूँ, ना दुनिया में और कोई दूसरा टीचर कुछ है, क्योंकि जब मैं ही कुछ नहीं तो फिर बाकी तो कुछ है ही नहीं। गौरव सर अलग कैटेगरी के, उनको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो गौरव सर के बारे में तो बात ही मत किया करो, वो सूरज है, और सूरज की रोशनी के बारे में दिए नहीं बताते। चलो, ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट टीम आपको जीएनए मिलेगी, ऐसा आपको अच्छे से पता है। थोड़ा बहुत पीडियाट्रिक में पढ़ाई लेता हूँ। गौरव सर शानदार हैं, नेमी सर हैं, साइकेट्रिक वाले सर हैं, मैथ वाले सर हैं, एनाटॉमी वाले सर हैं, ओबीजी वाले सर हैं, फार्मा वाले सर हैं। आह, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तो बेस्ट टीम है आपके पास, इसलिए सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। क्लियर बच्चे? चलो, एक नंबर थर्ड पे आता है सेक्लूजन। सेक्लूजन आपको साइकेट्रिक में बताया होगा सर ने, फिर मैं बता देता हूँ। साइकेट्रिक सेटिंग में जो वायलेंट पेशेंट होते हैं, जो वायलेंट पेशेंट होते हैं या एग्रेसिव पेशेंट होते हैं, एग्रेसिव और वायलेंट पेशेंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उन्हें हम अलग कर देते हैं, उन्हें बाकियों से अलग कर देते हैं, जिससे कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सकें। कमरे में बंद करना है, जो कुछ भी है, टाइम लिमिट के लिए कर देते हैं। तो साइक्लोजन मेनली इन पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है, हाँ या ना? आपने कहा सर ये बताओ रेस्टेन कब काम में लिया जाता है? रेस्टेन कभी भी पहला चॉइस नहीं होता, रेस्टेन हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। कि इसके अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं लास्ट में रेस्टेन कर देता हूँ। जब सारी चीज़ें फेल हो जाएं तो फिर मैं लास्ट में करता हूँ रेस्टेन। या फिर मुझे लगेगा कि ये सेल्फ हार्म पहुंचा देगा, खुद को नुकसान पहुंचा देगा या दूसरों को नुकसान पहुंचा देगा, तो मैं इसे रेस्टेन करता हूं। कभी भी नेवर नेवर कभी पनिशमेंट के तौर पर
कभी पनिशमेंट के तौर पर या कन्वीनियंस के तौर पर, समझ में आ रहा है, कन्वीनियंस के तौर पर आप रेस्ट्रेन यूज मत करना, ये लीगली गलत है। आपको ऐसा नहीं कि पनिशमेंट तो बांध दो इसको, ये गलत है यार, ये परेशान करेगा, हमें खाना खाना, जब तक बांध दो इसको, जब तक बांध दो इसको, ये क्या बदतमीजी है भैया, जब तक बांध दो इसको, ऐसे नहीं होता है, अपने कन्वीनियंस के नहीं होता, ठीक है। यू आर बेस्ट फॉर पीडिया, मैं तो पीडिया पढ़ा ही नहीं रहा, महीनों से तो पीडिया पढ़ा ही नहीं रहा मैं सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हूँ, मैंने अभी कहा था मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ नर्सिंग, तो मेरे बारे में इतना ही जान लो कि मैं पढ़ा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा बस। आप कुमार सन्ना, आप लेना फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है 20 और 21 दिसंबर से, वहाँ बेसिक से पढ़ाई करेंगे। तो मुझे सब्जेक्टों के दायरे में मत बांधो, अब मैं इनसे बहुत ठीक ठाक आगे हूँ, तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट नर्सिंग। अब हम नर्सिंग के कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। क्लियर बेटा, चलो आपने कहा सर और बताइए। ऑर्डर हमेशा होना चाहिए, रेस्ट्रेन का ऑर्डर नहीं है तो फिर उसे कहेंगे फॉल्स री इम्प्रिजमेंट। फॉल्स इम्प्रिजमेंट कहा जाता है बिना ऑर्डर के, ऑर्डर होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर। ऑर्डर में टाइप लिखा होना चाहिए कि फिजिकल है या केमिकल है, लोकेशन होनी चाहिए कि कौन सा है, बाइलेटरल रिस्ट है, कमर पे बांधना है, पैर बांधना है, रीजन लिखा होना चाहिए कि क्यों बांधना है, ड्यूरेशन लिखा होना चाहिए कि कब तक बांधना है। तो ऑर्डर में क्या क्या शामिल होना चाहिए ये बताने वाला मैं, मेरा नाम है पीडिया वाला पर मैं हूं नहीं पीडिया वाला। कार्तिक नोट बच्चे, चलिए बच्चे, चलो। तो टाइप होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, ड्यूरेशन, ये सब कुछ मुझे ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए, तभी रेस्टेन को माना जाएगा, नहीं तो रेस्टेन को नहीं माना जाएगा। आगे चले, मैंने कहा ठीक है सर, और बताइए और क्या होगा। इसके बाद आज के बाद क्या होते हैं, वैलिड। वैलिड कौन कौन से वैलिड ऑर्डर माने जाते हैं कि मैंने ऑर्डर वैलिड बाद वही ऑर्डर माना जाएगा जो टाइम लिमिटेड का होगा, यानी इसके अंदर ये फिक्स बताना जरूरी है कि कितने समय तक आपने उसे रेस्टेन करके रखना है। नो पीआरएन, कभी भी रेस्टेन का ऑर्डर पीआरएन नहीं होता है ना। आपको रेस्टेन का ऑर्डर करने से पहले फेस टू फेस असेसमेंट करना जरूरी है, फोन पर रीअसेसमेंट, फोन पर रेस्ट्रेन के ऑर्डर नहीं दिए जाते। क्लियर है, तो ऑर्डर वैलिड वही होता है। अच्छा और बताओ सर ऑर्डर को रिन्यू कैसे कराते हैं, ऑर्डर को रिन्यू कैसे कराते हैं, तो रिन्यूअल कैसे होता है, रिन्यूअल कैसे होगा ऑर्डर का वो बताइए। ऑर्डर का रिन्यूअल इस बात पे डिपेंड करता है, सुनते जाइएगा, फिर आपने कहा इतना सारा कहाँ पढ़ने को मिलेगा भाई के पास। अगर एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, तो हर 4 घंटे में रिन्यू कराना पड़ेगा, चेक नहीं। अगर एडोलसेंस है, अगर एडोलसन है यानी 9 से 17 साल की एज का है, अरे है ना, तो हर 2 घंटे में रिन्यू कराना पड़ेगा। और अगर बच्चा है 9 साल से छोटा, तो हर 1 घंटे में रिन्यू कराना पड़ेगा। ये है ऑर्डर को रिन्यू कराने की फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर रिन्यू की फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मुझे। सिलेक्शन वाला बैच डेट होगा लॉन्च जनवरी में, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलें, ठीक। और बताइए सर और क्या क्या रूल है। सर रेस्टेन को असेस कब करना है, असेस बता दीजिए। एवरी 15 मिनट बिहेवियर असेसमेंट होना है, कैसा असेसमेंट होना है, बिहेवियर। और एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में मेडिकल असेसमेंट होना है। नेवर टाई विद साइड रेल्स, कभी साइड रेल से नहीं बांधते, ठीक है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। पहला है बिफोर अप्लाइंग रेस्ट्रेन, बिफोर अप्लाइंग रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन से पहले बताओ, बिफोर अप्लाइंग रेस्ट्रेन ट्राई लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले वो लिया जाएगा जो सबसे कम रेस्ट्रिक्टेड होगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड फैमिली, उनको एक्सप्लेन कर दे देना है। असेस स्किन सर्कुलेशन और मेंटल स्टेटस, ये सब चेक करना है रेस्ट्रेन से पहले। क्वेश्चन चेंज आफ्टर रेस्ट्रेन, उसके बाद क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी आफ्टर नहीं, मतलब हाँ आफ्टर ही मानो, अगर मैं रेस्ट्रेन कर रहा हूँ तो 2 फिंगर टाइट, मतलब
इतना टाइट मत बांध देना कि एक जैसे एक ही फिंगर आए, कम से कम 2 फिंगर आनी चाहिए, इतना टाइट बांधना है, नहीं तो रुक जाएगा ब्लड सर्कुलेशन। 2 फिंगर टाइटनेस इज फॉलो ड्यूरिंग द रिस्ट्रेन। 2 फिंगर, 4 फिंगर ओबीजी में होती है डॉक्टर साहब, 2 फिंगर ही ठीक है। नहीं सर, वो क्या फिंगर सुन के माइंड में वही आता है 4 फिंगर, मैं समझ सकता हूँ जज्बातों पे कंट्रोल नहीं रहता, पर यहाँ 2 फिंगर है, चलो बढ़िया है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर में क्या करते हैं, 2 फिंगर टाइटनेस को फॉलो करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और बताओ सर, ऐसी गांठ लगाना जो तुरंत खुल जाए, ऐसा नहीं कि भांग गया, खुल नहीं रही है और दांत से खींचने खुल का ही नहीं रही है, ये खुल इतनी नहीं रही है कि इतनी गांठ लगाने की जरूरत नहीं थी ना। तो आपको ऐसी गांठ लगानी चाहिए थी, नॉट ऐसी बांधनी चाहिए थी जो क्विक रिलीज हो जाती हो। तो क्विक रिलीज होने वाली नॉट्स को बांधना जरूरी था। आप बेड के फ्रेम से बांध सकते हो, पर आप साइड रेल से नहीं बांध सकते। उसके पास कॉल बेल जो होती है उसको पास रख देना, पेशेंट के पास, इमरजेंसी में बजा तो दे कम से कम। क्लियर बच्चे, चलो और बताओ सर। सर रेस्ट इन के बाद असेस क्या क्या करते हैं, असेस, असेस क्या करते हैं सुनिए। स्किन को कलर को असेस करते हैं, स्किन के कलर को देखते हैं, स्किन की गर्मी को देखते हैं, सर्कुलेशन से पता चलता है। यानी कुल मिलाकर आपको क्या देखना है, सर्कुलेशन देखना है। कैपिलरी रिफिल टाइम देख लेते हैं, पल्स चेक कर लेते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेते हैं, हाइड्रेशन का स्टेटस चेक कर लेते हैं, एलिमिनेशन नीड चेक कर लेते हैं, एलिमिनेशन नीड चेक कर लेते हैं, वाइटल साइन चेक कर लेते हैं, और साइकोलॉजिकल कंफर्ट चेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं रेस्ट्रेन में। आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी से समझ में नहीं आया, तो फ्रीक्वेंसी में अगर एज नहीं दी हो तो सर, एडल्ट नहीं लिखा हो, बच्चा नहीं लिखा हो, ऐसे तो फिर एक दो बातें रखना कि फ्रीक्वेंसी रेस्ट्रेन की कैसे चेक करते हैं। अगर वायोलेंट पेशेंट है, अगर एग्रेसिव पेशेंट है तो हर 15 मिनट में चेक करते हैं, अरे है ना। और अगर नॉन वायोलेंट है तो फिर आपको हर 2 घंटे में करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चे। गुड इवनिंग सर, भगवान आपका भला करे। प्रतीक सीट है, भगवान भला करे। क्या हुआ बच्चे, सब ठीक है। भगवान आपका सबका भला करेगा बच्चे, मेरा अकेले का नहीं करेगा, हम सबका भला साथ में होगा। क्लियर बच्चे। ठीक है ना, ओके। चलो आगे देखते हैं, वैन टू रिमूव रिस्ट्रेन। आपको कब रिमूव करना है, वैन रिमूव रिस्ट्रेन। आपको रिस्ट्रेन को रिमूव कब करना है वो देखिए। वैन क्लाइंट बिकम, जब क्लाइंट क्या हो जाए, शांत हो जाए, काम, कोऑपरेटिव, तो फिर आप हटा देना। बिहेवियर अच्छा हो जाए, हटा देना। क्लियर है। प्रोवाइडर ने रिअसेसमेंट किया, बोला खोल दो, जरूरत नहीं है, तो हटा देना। एक टाइम पे एक ही चीज़ को हटाना, ठीक है। सेफ्टी रूल बता दी मैंने आपको। कभी रेस्ट टेन करने के लिए बेड शीट फाड़ के मत बांध देना, पिक्चरों के जैसे बैंडेज से मत बांध देना, और आईवी ट्यूबिंग से नहीं बांधते, इनसे नहीं बांधना होता, ये याद रखना। नेवर यूज बैंडेज, बैंडेज से नहीं बांधते हैं, समझ में आ रहा है। बेड शीट फाड़ के नहीं बांधते हैं, आईवी ट्यूबिंग नहीं बांधते हैं, इन सब से बांधने की आवश्यकता नहीं है। रेस्ट टेन करते समय जो बेड है वो लोएस्ट पोजीशन में होना चाहिए, सबसे नीचे की तरफ, गिरे तो चोट ज़्यादा ना लगे। और जो भी काम कर रहे हो, एवरीथिंग, जो भी काम कर रहे हो, एवरीथिंग, ये होनी चाहिए बच्चे, क्या आंसर है, डॉक्यूमेंटेशन। हर चीज़ का क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हर चीज़ का क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है, चलो। क्लियर बच्चे। दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द new offline batch, and that is going to start from 20 to 21 December, and that is the foundation batch for the completion of foundation batch for the
फाउंडेशन बैच फॉर नॉरसेट 10.0। क्या है ये सवाल कि क्या ये कोर्स पूरा हो पाएगा? तो मैक्सिमम सिलेबस शुड बी कवर्ड एंड वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू हाईएस्ट। तो जिनका बेस कमज़ोर है और जिन्हें अभी तक कहीं गलत कोचिंग पढ़ के अपने नोट्स पूरे कर लिए या ढंग से नोट्स नहीं बनाए और कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ना है, उस बच्चों को ये बैच प्रीफर करना चाहिए। ये रेगुलर बैच रहेगा, 20-21 से डेमो है इस क्लासेस के, और ये जो बैच है ये आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा इस बात के भरोसे के साथ कि आप नॉट सेट को क्लियर करोगे। 101% आप नॉट सेट को क्लियर करने जा रहे हो। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा दैट बैच फ्रॉम स्टार्ट डेमो इज 20 to 21 दिसंबर। एंड अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो यकीन मानिए आपका एक कदम अपनी सरकारी नौकरी की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है। पोजीशन ड्यूरिंग रेस्ट्रेन, आपको पोजीशन कभी भी कोशिश करना कि सीधी सुपाइन पोजीशन में ना रखा जाए, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में एस्फैक्ट सेक्शन की आवश्यकता, एस्फैक्ट सेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप पूरा सुपाइन, फ्लैट सुपाइन मत रखना। इसके अलावा जो भी आप कंफर्ट में रहे वो कंफर्ट पोजीशन पर देना, पर ट्राई टू अवॉइड फ्लैट सुपाइन पोजीशन। पूरी तरीके से फ्लैट सुपाइन पोजीशन नहीं देते। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट वी स्टार्ट द थिंग इज गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यू सेशन। अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं एमसीक्यू। फटाफट क्वेश्चनों को पढ़िए। अब तक कल और आज जो मैंने पढ़ाया और आपने जो पढ़ा उसको चेक करने का सही समय आ गया है। आपकी मेहनत कल 2 दिन में जितना आप पढ़ पाए हो, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी उनका दुर्भाग्य है, आज की नहीं देखी उनको दुर्भाग्य और ज़्यादा है। इवनिंग बैच है बच्चे, इवनिंग बैच है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ रहेगा, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री मिलता है। ठीक है बच्चे, तो वो बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, दोनों मोड में रहेगा। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री मिलता है, इतना है। ठीक है बच्चे, ए टर्मिनली इल क्लाइंट रिफ्यूज टू लाइफ सेविंग, उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू पर्सनल बिलीफ कि मैं किसी का खून वो नहीं चढ़वाऊंगा। तो नर्स एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस, नर्स समझाया कि देखो नुकसान हो जाएगा। एंड द क्लाइंट स्टिल बोल रहा होने दो, मैं ठीक लूंगा जो भी है। विच एथिकल प्रिंसिपल नर्स अप होल्डिंग, तो बताओ नर्स क्यों समझा रही है उसको, कौन सी चीज़ है। टाइमिंग क्या रहेगी? 2 to 8 टाइम रहेगा, 2 से 8, 2 से 6 नहीं, 2 से 8 रहेगा। 2 से 6 में सिलेबस कैसे कराएंगे? मुझे नॉट सेट 10 तक कवर करा के देना है मोस्टली पोर्शन बच्चों को। तो अगर मैं नॉट सेट 10 तक इन्हें कवर कराने की कोशिश करूँगा तो मैं तभी तो कराऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ज़्यादा। तो फिक्स टाइम रहेगा 2 से लेकर 8 बजे तक। तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर मोस्टली बच्चे कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, बड़ा सही है और आंसर भी सही बताया बच्चों ने। आंसर है ऑटोनॉमी। क्या आंसर है इसका? ऑटोनॉमी। सवाल ये उठता है कि ऑटोनॉमी कैसे हो गया, ऑटोनॉमी कैसे हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? ऑटोनॉमी मींस रेस्पेक्टिंग द क्लाइंट राइट टू मेक द डिसीजन। क्लाइंट का डिसीजन है, आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो देखा जाएगा। आपने समझा दिया, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आपने कहा सर बेनिफिशियंस क्यों नहीं है? आपने कहा बेनिफिशियंस क्या बताया था? मैंने बताया था डू गुड। मैंने बताया था कि एक्टिंग द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट टू प्रमोट गुड हेल्थ। आपको हेल्थ प्रमोट करनी है, पुशिंग ट्रीटमेंट वुड बी बेनिफिशियल बट द नर्स डज नॉट ओवरराइड द क्लाइंट चॉइस। आप पेशेंट को कह सकते हो कि इलाज ले लो, फायदा होगा इससे, तो वो बेनिफिशियंस हो जाएगा। पर क्लाइंट मना कर रहा है तो आप नहीं दोगे, तो आप क्या फॉलो कर रहे हो? आंसर है ऑटोनॉमी। तो बेनिफिशियंस नहीं होगा। नॉन माल एफिशिएंसी अवॉइडिंग हार्म, द क्लाइंट रिफ्यूज में लीड टू हार्म, ये बात सच है, बट ये बात भी सच है कि बिना क्लाइंट की परमिशन की दवाई नहीं देंगे, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। फेडिलिटी कीपिंग प्रॉमिस, आप फेथफुल कमिटमेंट, यहाँ ऐसा कोई इशू है नहीं, तो फेडिलिटी का ऑप्शन इसमें जाएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे? ऑटोनॉमी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर करिए। आपके आंसर के साथ साथ आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि यही इसका आंसर क्यों है और बाकी किसके आंसर क्यों नहीं है। वाई द अदर इज नॉट आंसर। Nurse administer pain medication 30 minutes late but tell the client was given on time. Which ethical principle violate? आपने क्या किया? आपने 30 मिनट लेट दी मेडिसिन और फिर भी आपने कहा कि मैंने तो सही समय पे दी है। इसका मतलब तुमने क्या किया है? तुमने कौन सा प्रिंसिपल यूज नहीं किया? प्रॉमिस को पूरा किया, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएनए की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वो ऐप डाउनलोड मैं कल की जो क्लास है उसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उस कमेंट बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप।
तुम्हें अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने दिया है, मीन्स यू आर मेंटली सिक इफ़ यू आर सेइंग द आंसर इज बी। बहुत शर्म आनी चाहिए, तुम्हें आंसर बी दे रहा है। झूठ बोल रही है वो, ट्रुथ नहीं कहा उसने। उसने ट्रुथ फॉलो नहीं किया, आंसर है उसने वेरासिटी को फॉलो नहीं किया। वेरासिटी होती है टेलिंग द ट्रुथ। अगर वो 30 मिनट लेट होने के बाद भी कह रही है कि मैंने समय पे दे दिया, इसका मतलब उसने कौन सा नियम तोड़ दिया? उसने झूठ बोल दिया। और झूठ बोलने वाले सच नहीं बोलते, और जो सच नहीं बोलते वो वेरासिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसका मतलब सिंपल आंसर है, आंसर होगा ए। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए, जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, और आपसे गलत हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। फटाफट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन। होमलेस क्लाइंट एंड वेल्दी क्लाइंट, एक बेचारा बेसहारा, एक पैसे वाला, बोथ नीड लिवर ट्रांसप्लांट, दोनों का लिवर की आवश्यकता है। बट ओनली वन ऑर्गन अवेलेबल, सिर्फ एक ही ऑर्गन अवेलेबल है। हॉस्पिटल फॉलो द मेडिकल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एलोकेशन सिस्टम विच एथिकल प्रिंसिपल डिमॉन्स्ट्रेट। फिर भी हॉस्पिटल ने वही फॉलो किया जो एलोकेशन सिस्टम होता है। तो नर्स ने, हॉस्पिटल ने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है? आंसर है जस्टिस। उन्होंने न्याय किया है, उन्होंने उसको प्रायोरिटी पर रखा है जो पहले आया था, इस प्रायोरिटी पर नहीं रखा हुआ, इस प्रायोरिटी पर नहीं रखा जो पहले आया था, इस प्रायोरिटी पर रखा है कि किसको जरूरत ज़्यादा है। अगर दोनों को जरूरत ज़्यादा है तो फिर लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा और जिसको नियम है उसी को दिया जाएगा। मतलब कि पैसे वाले को पहले प्रेफरेंस नहीं देंगे कंपेयर टू गरीब के, इसे जस्टिस कहते हैं। फेडालिटी होता है झूठ न बोलना, जो यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ वो फिट ही नहीं बैठ रहा है। अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी यहाँ नहीं है। बेनिफिशियंस मीन्स दैट इज गुड फॉर, आपको कोई चीज़ गुड प्रोवाइड करनी है, वो यहाँ पे भी नहीं है। इसलिए ये चीज़ यहाँ आंसर नहीं जाएंगी। आंसर गया है क्या बच्चे? क्या गया आंसर बेटा? दैट इज जस्टिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए, और कोई बच्चा बिना आंसर करे नहीं रहेगा। ये रहा आपका ताज़ा तरीन पोल। ए कंफ्यूज्ड क्लाइंट कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू पुल आउट देयर आईवी लाइन, बार बार आईवी लाइन को बाहर खींचने की ट्राई कर रहा है। द नर्स यूज टू लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड मीजर कवरिंग द आईवी विद द प्रोटेक्टिव शीट्स इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रिस्ट्रेंट, द एथिकल प्रिंसिपल इज बीइंग प्रायोरिटाइज्ड। बताइए क्या हुआ है? आपने, वो बार बार ऐसे खींच रहा था तो अपने हाथ को नहीं बांधा, आईवी लाइन को कवर कर दिया जिससे खींच नहीं पाए। तो बताइए उसने क्या किया है? बताइए उसने कौन सा तरीका किया है इसके लिए? उसने आईवी को कवर कर दिया क्योंकि वो खींच न ले। उसने आईवी कवर कर दिया क्योंकि वो खींच न ले। इसका मतलब है वो नुकसान से बचा रहा है या बेनिफिट दे रहा है? या बेनिफिट दे रहा है? तुम बताओ। अगर तुम इसका आंसर बेनिफिशियंस कर रहे हो तो मैं बता दूं तुम्हें, कड़वा लगेगा। 9 से 10 तो नहीं हो तुम्हारा। 56% का 9 से 10 का सपना आज टूटता है। प्लीज ट्राई फॉर 11। आप कृपया करके 11 की तैयारी करो। 99% तुम्हारा 9 से 10 नहीं निकलेगा। तुक्का में भली निकल जाए, नहीं, ये कन्फर्म है कि नहीं निकले। तो इसी के साथ तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, ऑलमोस्ट डन है। नहीं, जिन्होंने सी दिया है, बी दिया है, मैं बात ही नहीं कर रहा। जिन्होंने इसका आंसर बेनिफिशियंस किया है, इतना समझाने के बाद भी, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सच में कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा दिमागी स्तर नॉर्थ सेट के लायक अभी हुआ ही नहीं है। तुम्हें अभी कम से कम 1 डेढ़ साल और लगेगी उस नॉर्थ सेट तक पहुंचने में, जब साफ कह रहा है कि एक पेशेंट बार बार खींचना चाहता है आईवी लाइन को। नर्स ने लीस्ट रेस्ट्रिक्शन करके रिस्ट्रेन तो नहीं किया, पर आईवी साइट को कवर कर दिया जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो जाए, नुकसान न पहुंचा ले। उसके बाद भी तुमने ये आंसर दिया है। सर ऐसे मत बोलो, इसी लायक हो तुम, बुरा लग जाए तो लग जाए, एनएचएम बनना अगली साल। कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ आके यहाँ बैठ जाते हो। पीआर यादव करो, मस्त रहो, 9 सेट को छोड़ो, अभी एनएचएम आरआरबी आएंगे, उन पर ध्यान दो। ठीक है बच्चे? वेरी गुड। अनुपम मैदा कह रहा है बी, मैं समझ गया, वेरी गुड। चलो,
अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सबको सब नहीं आता बेटा, मस्त रहो तुम, मास्टर ने पढ़ा दिया, तुम्हारा काम हो गया। बजट कम नहीं पड़ेगा तो आ जाना ऑफलाइन। जिंदगी में बजट एक बार ही खर्च करना पड़ता है, फिर मेहनत करके जिंदगी में कुछ सिलेक्शन ले सकता है व्यक्ति, पर एक बार तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे बेटा। A nurse administered a medication despite client stating I don't want that sort. उसने मना किया फिर भी दवाई लगा दी, इसका मतलब उसने कौन सा लीगल इश्यू को फॉलो नहीं किया। अगर आप किसी को बिना परमिशन टच कर रहे हो तो फिर उसे बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। तो ये रहे 12% जो कह रहे हैं नेग्लिजेंस कर रहा है, माल प्रैक्टिस बताने वाले 13% हैं, एसॉल्ट कहने वाले 14 हैं। तो तुम समझ रहे हो ना, मतलब 63% बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बैटरी है, और इतना इजी क्वेश्चन गलत करके बढ़िया कर रहे हो। जब वो मना कर रहा है कि मत छूना, मुझे नहीं लगवानी दवाई, तो फिर आपको नहीं लगानी चाहिए थी। बैटरी में छूना है और असॉल्ट में डराना है, डरा नहीं रहा, वो लगा रहा है दवाई। कोई बात नहीं, चेक तो कर लूँ कितना आता है तुमको। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को सॉल्व करिए। ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट रिफ्यूज टू एम्बुलेट, वो चल नहीं पाता, एम्बुलेट मतलब चल नहीं पाता या चलना नहीं चाहता। द नर्स थ्रेटन, नर्स ने डराया, इफ यू डोंट गेट अप आई टेल द डॉक्टर टू स्टॉप योर पेन मेडिकेशन, तो मैं डॉक्टर बोल दूंगा तुम्हें दवाई, दर्द की दवाई नहीं दे। तो तुमने डरा दिया, बस खत्म। इतना बोलते ही मैं समझ गया कि डराना किसके अंदर आता है, डराना किसके अंदर आता है। आंसर है असॉल्ट के अंदर, धमकी देना, डराना। क्या आंसर जाएगा? असॉल्ट। अगला क्वेश्चन, लोगों ने आंसर देने बंद कर दिए कि भाई फिर ये बोल देगा कि नॉर्थ साइड में नहीं होगा। हाँ मैं बोलूँगा, मत दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो बिना आंसर दिए, होना तब भी नहीं है। ना आंसर देने वाले तो उनसे भी गए हुए हैं जो गलत दे रहे हैं, कम से कम गलत वाले कोशिश तो कर रहे हैं। A nurse leave a confused client in hallway unattended and on wheelchair the client fall. क्लाइंट ने छोड़ दिया, एक नर्स ने छोड़ दिया एक पेशेंट को व्हील चेयर पे और वो गिर गया। ये किसके अंदर आता है? ये किसके अंदर आता है? ये जो है बेसिक और एडवांस्ड, अगर कोई स्पेसिफिक काम छोड़ देती उसे कहते एडवांस्ड फेलियर। ये बेसिक फेलियर है कि सामान्य चीज थी कि पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ते और फिर भी छोड़ दिया, इसे नेग्लिजेंस कहते हैं। अगर कोई एडवांस्ड केयर को देने में फेल हो जाती उसे हम कहते हैं माल प्रैक्टिस। और खाली छोड़ के जाना किस में जाएगा? नेग्लिजेंस। किस में जाएगा बच्चे? नेग्लिजेंस। आंसर इज नेग्लिजेंस। अगर कोई स्पेसिफिक काम, वीआईपी काम, प्रोफेशनल काम छोड़ जाती तो हम कहते हैं माल प्रैक्टिस है। पर व्हील चेयर पर रखना है और उसके साथ रहना है तो बहुत बेसिक चीजें होती है, और बेसिक चीजें होती है, इसका मतलब ये है कि आंसर क्या जाएगा? नेग्लिजेंस। क्या जाएगा बच्चे? नेग्लिजेंस। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडे सेशन। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपकी क्लास के आपने एंजॉय किया होगा, आपने क्लास को समझा होगा, आपने क्लास के बारे में जानी होंगी चीज़ें, और ये क्लास का पर्पज़ यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, चीज़ों को बिना कन्फ्यूज हुए मेहनत कर सकें। और आप सबसे जाते जाते मैं विदा लेता हूँ, और जाते जाते यही है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्लास पे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्लास पे, अपने बारे में बताएं क्लास कैसी लगी, इसके बारे में जरूर शेयर करें। और जाते आते 2 लाइन आप लोगों के लिए इरशाद फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा क्लास के बारे में, 2 लाइन जरूर लिखिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास के बारे में 2 लाइन, तो गौर करिएगा कि तेरी तलब सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, कि तुझसे राफ्ता मेरा जरूरतन तो नहीं, कि तुझसे राफ्ता मेरा जरूरतन तो नहीं, मैं ढूंढता था सजर आसमान के होते हुए, तेरी फिराक में था दोनों जहां के होते हुए, तेरी फिराक में था दोनों जहां के होते हुए, जब आसा थी मोहब्बत की हर गली थी मुझसे, जब आसा थी मोहब्बत की हर गली थी मुझसे, मैं जिंदगी से बहुत खुश था और जिंदगी मुझसे, मैं जिंदगी से बहुत खुश था और जिंदगी मुझसे, जब एहतराम किया करती थी समा मेरा, बाहर खोज लिया करती थी पता मेरा, जब इंतजार न करने के 100 बहाने थे, तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर तेरा इंतजार तब भी था। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।